हेलो स्टूडेंट्स, आज तक हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड के बारे में। तो डाइपोल फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अपने आसपास जो फील्ड तैयार कर लिया जाता है उसे बोलते हैं हम डाइपोल फील्ड। तो ये कैसा होता है, किस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो केवल दो पोजीशन के बारे में हमें अभी जानना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एंड ऑन पोजीशन या फिर एक्सियल पोजीशन पे कितना इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड होता है और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे कितना फील्ड होता है। इन दोनों पोजीशन पे हम देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन क्या होगी? अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने यहाँ पे रखा, एक चार्ज माइनस क्यू, दूसरा चार्ज प्लस क्यू, ये वाली एक्सिस जो कि इन दोनों चार्जेस को जोड़ती है उस एक्सिस को बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ द डाइपोल। अब इसकी एक्सिस पे अगर हमने एक पॉइंट लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट लिया P, अब इन दोनों इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है? 2a। हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 2a। तो अगर हम इसके बीच से देखें, यहाँ से मिड पॉइंट से, तो इस डायरेक्शन में ये पॉइंट है r डिस्टेंस पे, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है। इस कारण से हम हमेशा ये लेके चलते हैं कि जो पोजीशन इस पॉइंट की मेजर की गई है वो इन दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट से मेजर की गई है, क्योंकि ये तो पॉइंट क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं, तो डायरेक्ट हम बोल देते हैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से पॉइंट r डिस्टेंस पे है। पर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के किस पॉइंट से? तो हमेशा हम बोलेंगे इसके मिड पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल पोजीशन कौन सी हुई? यहाँ पे पॉइंट है। अब यहाँ पे दो चार्जेस के कारण फील्ड आएगा, ये भी हमारा पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो दूर की तरफ होगा, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। और माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा? इधर पास की तरफ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब ये मिड पॉइंट है, इसलिए ये डिस्टेंस कितना हुआ? a। तो ये डिस्टेंस भी कितना हुआ? a। समझ पाए क्या? अब प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी लिखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q मतलब प्लस क्यू डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी? ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? r, और ये डिस्टेंस कितनी है? a। तो यहाँ की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? r माइनस a। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी हमारी? r माइनस a। तो यहाँ पे हम लिखेंगे kq बाई r माइनस a का होल स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। अभी हम देखते हैं माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब ये चार्ज जो है वो इस पॉइंट से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा इस डायरेक्शन में, वो देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू की जगह क्या कर देंगे? माइनस क्यू, और डिवाइड किससे कर देंगे? r प्लस a का होल स्क्वायर। ये r प्लस a कैसे लिखा? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? r, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a। तो r प्लस a यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास। तो r प्लस a का होल स्क्वायर, इसको बोल देते हैं अपन इक्वेशन 2।
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हुआ तो प्लस क्यू का जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड जितना है इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट वो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाय r माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस q डिवाइड बाय r प्लस a का होल स्क्वायर। अब ये माइनस इधर आ जाएगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से हम कॉमन ले लेते हैं। तो E नेट होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q और अंदर क्या बचेगा 1 बाई r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई r प्लस a का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखते हैं क्या आता है, E नेट इज इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइड बाय r प्लस a का होल स्क्वायर इंटू r माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E नेट वो हो जाएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2ra। ये माइनस माइनस प्लस हो गया और जो प्लस थे वो माइनस हो गए क्योंकि इस माइनस को हमने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस b और a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे हम r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और इसका b होल स्क्वायर। तो यहाँ से r स्क्वायर कट गया, a स्क्वायर कट गया, 2ra प्लस 2ra ऐड हो गया और कितना बन गए 4ra। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट हो जाएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4ra डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट भी q को इधर अगर हम मल्टीप्लाई करें इसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू q इंटू 2a लिख सकते हैं। ऐसा सब 4 है, इसको 2 को अलग लिख दिया, इस 2a को अलग लिख दिया, q इंटू 2a इंटू 2 तो 4qa हो जाएगा और साथ में क्या रहेगा r डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस तो यहाँ से q इंटू 2 है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि q इंटू 2 है किसके इक्वल होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के इक्वल, जिसे p से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो q इंटू 2a की जगह p लिख देंगे। तो E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट 2pr डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हुआ हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल एक आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, ये जो चार्जेस होते हैं वो इनफाइनाइट को टेंड करते हैं और इनके बीच की डिस्टेंस 0 को टेंड करती है। मतलब बहुत कम डिस्टेंस पे अगर ये दोनों रखे गए हो तो जो a की वैल्यू होगी वो बहुत बहुत कम होगी r से। अगर a की वैल्यू बहुत कम है तो a स्क्वायर की वैल्यू और कम हो जाएगी। मतलब इस क्वांटिटी को क्या किया जा सकता है, नेग्लेक्ट किया जा सकता है, किसके कंपैरिजन में, r स्क्वायर के कंपैरिजन में। तो E नेट
अगर ये वाली कंडीशन हो, इफ A is less than R, then we can say that electric field E is equal to 2pr divided by, से नेगलेक्ट किया और r स्क्वायर की पावर और स्क्वायर है तो क्या हो गया r की पावर 4, एक r से एक r कट गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया E नेट हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught into 2p by r cube। यह है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। किस पोजीशन पे निकाला हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? एक एक्सियल पोजीशन पे। इसे क्या बोलते हैं? एक्सियल पोजीशन। एक एक्सियल पोजीशन। अभी हम निकालते हैं एक्सियल पोजीशन को हम एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। एंड ऑन पोजीशन। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि एक्सियल पोजीशन पे मैं बोलती हूँ वो एंड ऑन पोजीशन बोलता है, मतलब सेम एक्सियल पोजीशन पे ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमने कहाँ फाइंड की? एक्सियल पोजीशन पे। अब कहाँ फाइंड करते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इसे नोट कर लो पॉज करके, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमें लिखना है अगर, तो ये हुआ एक चार्ज माइनस क्यू और ये हुआ प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे ये पॉइंट हो गया इसका इक्वेटोरियल, मतलब इन दोनों से ऊपर की तरफ जो पॉइंट होगा वो, जो यहाँ से भी सेम डिस्टेंस पे रहेगा और यहाँ से भी नहीं एंगल पे। इक्वेटोरियल पोजीशन एक्सियल के बाद में इक्वेटोरियल पोजीशन, इसे हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी बोलेंगे। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पॉइंट पे हमें फाइंड करना है ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट वो कितना होगा उसे हम फाइंड करते हैं। अभी यहाँ से ये वाला पॉइंट किसी डिस्टेंस पे है, इस डिस्टेंस को हम बोल देते हैं ये वाला पॉइंट तो मिड पॉइंट हुआ और ये जो डिस्टेंस हुई इसे अब हमने बोल दिया r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक डायपोल से। ठीक है, तो अब देखो ये वाला डिस्टेंस अगर निकालना हो तो किसके इक्वल होगा? a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट, और ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो अब इस माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा? माइनस क्यू चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, और प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा दूर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इधर दूर आएगा और माइनस क्यू चार्ज इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये साइड और ये साइड पैरेलल है और ये इसका इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसलिए जितना एंगल ये होगा ये भी उतना ही एंगल होगा, और ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, ये इसका इंटरसेक्शन लाइन है, इसलिए जितना एंगल ये होगा उतना ही ये एंगल भी होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के हम दो कंपोनेंट निकालते हैं। ये माइनस क्यू का भी इधर कंपोनेंट होगा और प्लस क्यू का भी इधर कंपोनेंट होगा। उसके पहले मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज दोनों ई के इक्वल होंगे। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड में दोनों ही सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? क्योंकि यहाँ पे जितना चार्ज है उतना ही चार्ज यहाँ पे भी है और इन दोनों चार्जेस की डिस्टेंस इस पॉइंट से इक्वल है, इसीलिए इन दोनों के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सेम आएगा और वो किसके इक्वल आएगा? E के इक्वल। अब E किसके इक्वल होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q by R स्क्वायर। Q किसी भी एक चार्ज को लिख दो, क्योंकि हमें केवल मैग्नीट्यूड लिखना है, इनका साइन नहीं लिखना है। Q डिवाइड बाय
आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के कारण। तो अब यहाँ पे प्लस क्यों ना लिखते हुए हम यहाँ पे केवल क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, प्लस क्यू भी उतना ही है और माइनस क्यू भी उतना ही है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में वो कितना होगा, e cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, e sin थीटा। अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट भी कितना होगा, e cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, e sin थीटा। अभी देखो e sin थीटा और e sin थीटा इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इस डायरेक्शन के सारे कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो केवल दो ही कंपोनेंट है, e cos थीटा इसके कारण और e cos थीटा इसके कारण, तो दोनों को ऐड कर दो। तो हमारे पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, e नेट वो हो जाएगा 2e cos थीटा के इक्वल। अभी e हमें पता है, e का वैल्यू कितना है, ये लिखा हमने 2 इंटू e का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q बाई a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और साथ में लिखेंगे cos थीटा। अभी यहाँ से देखो cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, cos थीटा को हम जानते हैं क्या होता है, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है यहाँ पे, a 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे कितना है भाई, ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के रूट के इक्वल, या फिर इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1/2। यहाँ पे लिखते हैं हम a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1/2। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं हम। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो q इंटू 2 है, ऐसा लिख सकते हैं इसे, और डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। देखो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1 है और यहाँ पे 1/2 है, दोनों को ऐड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब ये q इंटू 2 है, ये किसके इक्वल होता है भाई, p के इक्वल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 2 है, इसकी जगह हम p लिख देंगे, E नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p बाय a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर। ठीक है, अब अगर हम कंडीशन अप्लाई करें, इफ r इज ग्रेटर देन a, अगर r की वैल्यू a से बहुत ज्यादा हुई, इसका मीनिंग क्या, कि अगर एक आइडियल डाइपोल हुआ तब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय, अभी r की वैल्यू a से बहुत ज्यादा है, मतलब a की वैल्यू बहुत कम है, तो इसका स्क्वायर और कम हो जाएगा, मतलब r के कंपैरिजन में a को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्ट, ये नेग्लेक्ट करेंगे तो बचेगा क्या, r स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये स्क्वायर से ये की पावर कट गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p बाय r। ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली डायरेक्शन, मतलब ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन के एंटी पैरेलल होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होगी -q से +q की तरफ, मतलब ये वाली डायरेक्शन,
और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो इस डायरेक्शन में आया, मतलब दोनों क्या हो गए, एंटी पैरेलल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is anti-parallel to direction of electric dipole। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अच्छा, एक्सियल पोजीशन में कहाँ था ये डायरेक्शन? जब हमने एक्सियल पोजीशन पढ़ा, -q चार्ज यहाँ रखा, +q चार्ज यहाँ रखा, ये एक्सियल पोजीशन पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड +q के कारण ज्यादा होगा या -q के कारण? +q के कारण, क्योंकि इसकी डिस्टेंस यहाँ से कम है। तो +q का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, -q का इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, मतलब जो नेट डायरेक्शन आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन भी है और इसके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही आएगी, मतलब पैरेलल होता है। तो जब एक्सियल पोजीशन पे निकालते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन में निकलता है, और जब ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन पे निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन के एंटी पैरेलल इसकी डायरेक्शन आती है। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, किस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये हमने पढ़ा। अब इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे आया वो कितना आया था? एक्सियल पोजीशन पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइड बाय r3। और यहाँ पे कितना आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p बाय r3। तो दोनों में रिलेशन अगर लिखें तो इस p बाय r3 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे की जगह क्या लिखा जा सकता है? इक्वेटोरियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स E इक्वेटोरियल। तो ये हो जाएगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट। ये दोनों में अगर आपको डायरेक्ट दिया हो कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है तो एक्सियल पोजीशन पे कितना होगा, तो आप बोल सकते हो मल्टीप्लाइड बाय 2। जैसे 10⁹ न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया आपको कहाँ पे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो एक्सियल पोजीशन पे क्या हो जाएगा इसका 2 टाइम्स, 2 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम। क्या इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हो? अभी आगे हम पढ़ते हैं, अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा ये हमें फाइंड करना होगा। तो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले तो ये जानो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ एक जैसी हो। तो यहाँ पे निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालो इस फील्ड में, सभी जगह एक जैसी आएगी। इसीलिए इसे क्या बोल दिया जाएगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको हमेशा पैरेलल लाइंस से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा, रख दो डाइपोल को किसी एंगल पे रख दिया हमने, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल,
यहाँ पे हमने बोल दिया चार्ज -q है और यहाँ पे चार्ज हमने बोल दिया +q। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इस +q चार्ज को रखा है तो इसके ऊपर फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसके ऊपर फोर्स क्या हो जाएगा, F will be equal to F on +q चार्ज will be equal to +q into E। कैसे लिखा मैंने +q into E? हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो फोर्स कितना होता है, q into E। यही हमने लिखा है +q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे चार्ज पे इतना फोर्स आएगा, ठीक है। अब -q चार्ज के ऊपर कितना फोर्स आएगा, फोर्स तो इतना ही आएगा, F will be equal to q into E, पर साथ में साइन कैसा आएगा, नेगेटिव का, मतलब जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट में लगेगा। तो यहाँ पे अगर फोर्स निकालना है तो इसी डायरेक्शन में लगेगा और q into E के इक्वल होगा। अभी इसका जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये एंगल ले लेते हैं थीटा। अब ये थीटा एंगल किसका एंगल है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होगी, -q से +q की तरफ। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के साथ में P के साथ में E का जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना है, थीटा। अब देखो अगर नेट फोर्स देखें F नेट, तो वो कितना आ जाएगा, जितना फोर्स आगे है उतना ही फोर्स पीछे है, मतलब +QE -QE बराबर 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना आता है, 0। पर ये दोनों फोर्स इक्वल है और अपोजिट है किसी भी लाइन के अलोंग, तो ये दोनों क्या फॉर्म करेंगे, एक कपल फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, कपल। कपल क्या होता है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो ये कपल फॉर्म करते हैं और इनका टॉर्क किसके इक्वल होता है, एक फोर्स इनटू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के, ठीक है। इस टाइप से हमने पिछले साल पढ़ा था, उसका यहाँ यूज करते हैं। तो कपल का जो टॉर्क आएगा, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, वो कितना होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the forces। तो इन दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कैसे फाइंड करेंगे, ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी भैया, 2a। हम जानते हैं +q और -q के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 2a। अब ये एंगल कितना है, थीटा। तो ये क्या हो गया, इसका परपेंडिकुलर, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2a sin थीटा होगी इसकी वैल्यू। कैसे फाइंड करते हैं, परपेंडिकुलर को मान लेंगे x और परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है भाई, sin थीटा। ये हमने लिख दिया sin थीटा। x की वैल्यू क्या आ गई, 2a sin थीटा। क्या समझ पाए दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड की। अब लिखते हैं टॉर्क। टॉर्क किसके इक्वल होगा, फोर्स। फोर्स हमने दिया है यहाँ पे +QE फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच की 2a sin थीटा। तो हम ये फाइंड करते हैं यहाँ पे टॉर्क कितना लगेगा। जब फोर्स के बारे में पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, नेट फोर्स क्या होता है, जब भी किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेट फोर्स कितना होता है, 0, और टॉर्क कितना होता है, ये हम फाइंड कर रहे हैं, Q into E। अब यहाँ पे हम लिखेंगे E को अलग कर देते हैं और साथ में Q into 2a लिखते हैं, तो लिखते हैं sin थीटा। अब देखो Q into 2a, ये तो हम जानते हैं क्या होता है, P, तो इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, P will be equal to
Q इंटू 2A। तो यहाँ पे देखते हैं टॉर्क इज इक्वल टू E इंटू P इंटू साइन थीटा। अच्छा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? P क्रॉस E। वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा क्योंकि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है P भी, और E भी एक वेक्टर क्वांटिटी। इन दोनों का प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, इसलिए इनका कैसा प्रोडक्ट करना होगा हमें? वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम इसे लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। अब इस टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? राइट हैंड स्क्रू रूल से। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है? P की डायरेक्शन में हम फिंगर्स रखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घुमा देंगे, तो जो थंब की डायरेक्शन आएगी वो क्या होगी? टॉर्क की डायरेक्शन। ये समझ पाए टॉर्क कैसे निकालते हैं? अब टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। स्पेशल केस। स्पेशल केस में फर्स्ट आ जाएगा हमारा टॉर्क मैक्सिमम। टॉर्क मैक्सिमम होने के लिए ये जो वैल्यू है P, टॉर्क होता कितना है? टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा। मैक्सिमम होने के लिए P sin थीटा भी मैक्सिमम होना चाहिए। अब P तो कांस्टेंट रहेगा, P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है इसलिए कांस्टेंट रहेगा। चेंज क्या होता है यहाँ पर? थीटा। तो थीटा कितना होना चाहिए ताकि टॉर्क मैक्सिमम हो? तो sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? sin थीटा इज मैक्सिमम when theta is 90 डिग्री। थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। तो जब थीटा 90 डिग्री होगा तो sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो टॉर्क कितना आ जाएगा? मैक्सिमम टॉर्क होगा वो होगा P इंटू E के, जब एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब मिनिमम कितना होगा भाई टॉर्क? मतलब टॉर्क मैक्सिमम कब आ जाएगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कितनी हो जाए? 90। मतलब प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज कुछ इस तरह से प्लेस होगा, प्लस Q और माइनस Q। समझ पाएगा? अब देखो मिनिमम कब होगा? जब sin थीटा भी मिनिमम हो। तो टॉर्क अगर हमें मिनिमम निकालना है, मिनिमम टॉर्क, तो हो जाएगा P sin थीटा मिनिमम होना चाहिए। तो sin थीटा मिनिमम कितना होता है? 0। sin थीटा मिनिमम 0 हो जाएगा तो कब होगा? जब थीटा कितना हो? 0। तो टॉर्क मिनिमम कितना आ जाएगा हमारे पास? 0 के इक्वल। और वो कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक जैसी हो, मतलब माइनस Q यहाँ रखा हो, प्लस Q यहाँ रखा हो। इस कंडीशन में इसके ऊपर नेट टॉर्क 0 आ जाएगा। तो आप लोगों ने ये देखा इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है? टॉर्क कितना लगता है और फोर्स कितना लगता है? फोर्स तो 0 हो जाता है। ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इसके पास कितनी एनर्जी स्टोर होगी उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा हमारा नेक्स्ट हेडिंग। तो अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है तो इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने θ1 एंगल से θ2 एंगल तक रोटेट किया है तो एनर्जी कितना स्टोर होगा इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो एनर्जी उतना ही स्टोर होगा जितना कि हमने वर्क दिया है। वर्क एनर्जी थ्योरम से जितना हम वर्क करते हैं वही उसकी पोटेंशियल या फिर काइनेटिक एनर्जी में स्टोर होता है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो नहीं होगी, पर कौन सी एनर्जी में स्टोर हो जाएगी? जो भी हम इसे वर्क करेंगे वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में। अब हम जानते हैं कि वर्क क्या होता है। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कब ये होता है ये वर्क? जब हम ट्रांसलेटरी मोशन की बात करते हैं। अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करें तो वर्क क्या होता है? टॉर्क इनटू थीटा।
टॉर्क इनटू थीटा। अब यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, टॉर्क लग रहा है या फोर्स लग रहा है? यहाँ पे फोर्स तो जीरो होता है, ये हमने पिछला जो इसका रिजल्ट निकाला था टॉर्क के लिए, वहां पे हमने देखा था कि जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को फील्ड में रखते हैं तो फोर्स जीरो आ जाता है। अब अगर टॉर्क आता है तो उसके कारण क्या होगा, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगा। अभी टॉर्क कितना निकाला था हमने, टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा, ठीक है। पर ये टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, थीटा के ऊपर। थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है मतलब टॉर्क वेरिएबल है, और वेरिएबल टॉर्क के कारण जो वर्क डन आता है वो कितना आता है, इंटीग्रेशन ऑफ टॉ इनटू डी थीटा, ठीक है। अभी हमने इसको कहां से कहां तक रोटेट किया है, θ1 से θ2 तक। अच्छा, टॉर्क की डायरेक्शन में हम इसे मूव कर रहे हैं, टॉर्क की अपोजिट डायरेक्शन में, टॉर्क की अपोजिट डायरेक्शन में। देखो यहाँ पे टॉर्क किधर लग रहा है भाई, इधर। इसको ऐसे घुमाना चाहता है क्योंकि फोर्स इसके ऊपर इधर, तो ये टॉर्क लग किधर रहा है, इधर। पर हम इसे रोटेट किधर कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो अपोजिट है जिस डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है उसके। तो यहाँ पे साइन कैसा आएगा, नेगेटिव का साइन भी आएगा। तो वर्क अगर निकाले तो वो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ θ1 से θ2 माइनस टाइम्स टॉर्क की जगह रख देंगे हम PE साइन थीटा। अब P और E तो कांस्टेंट है, तो वर्क हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ P, बाहर आ गया अंदर बचा, यहाँ पे डी थीटा रहेगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा, θ1 से लेके θ2 तक, ठीक है। तो अब वर्क को आगे सॉल्व करते हैं। साइन थीटा का इंटीग्रेशन हम जानते हैं माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस P, और साथ में माइनस कॉस थीटा आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे केवल कॉस थीटा। अभी अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखते हैं θ1 से θ2। अब ये वर्क डन कितना आ गया, E cos θ2 माइनस थीटा cos θ1, cos θ2 माइनस cos θ1, ये हो गया वर्क। अब वर्क किसके इक्वल होता है, अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी वो होती है U से डिनोट करते हैं इसे, और किसके इक्वल होती है, माइनस ऑफ W। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस ऑफ W, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा P cos θ1 माइनस cos θ2। ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड व्हेन वी रोटेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम एंगल θ1 टू एंगल θ2। अभी जनरल एंगल अगर थीटा के लिए निकाले, जनरल एंगल थीटा के लिए निकाले तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना होगा जहां से हम इसे रोटेट करते हैं। जैसे कि हम अर्थ के लिए निकालते हैं, ग्राउंड पे ग्रेविटेशनल एनर्जी कितनी लेके चलते हैं, 0। तो जब भी हम किसी हाइट पे लेके जाते हैं तो हम बोल देते हैं कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी mgh स्टोर्ड है, पर किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी को हमने 0 माना है। वैसे ही यहाँ पे हम रेफरेंस क्या ले लेंगे, 90 डिग्री। तो अगर इनिशियली एंगल θ1 90 डिग्री हो तो θ1 से किसी एंगल थीटा तक, θ2 की जगह क्या लिख देंगे, थीटा, यहाँ तक लाने में जितनी एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी होगी, तो टॉर्क पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से आ जाएगा U इज इक्वल टू PE cos 90 माइनस cos थीटा। यहाँ से cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है, तो U कितना आ गया, माइनस PE cos थीटा। तो जब भी किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को थीटा एंगल पे किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, माइनस ऑफ PE sin PE cos थीटा के इक्वल। अब अगर हम बात करें कि ये एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, U इज मैक्सिमम कब होगा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी जब थीटा कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि U इज इक्वल टू cos 180 डिग्री की वैल्यू कितना आता है, -1 cos थीटा
-1 होता है जब थीटा कितना होता है 180 डिग्री। तो cos 180 की वैल्यू -1 लिखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी P × E, वो भी कैसा पॉजिटिव का। तो 180 डिग्री पे ये पॉजिटिव में P आता है। U मिनिमम कितना होगा, मिनिमम की बात करें तो ये एंगल कितना हो जाना चाहिए 0। थीटा जब 0 होगा तो cos थीटा कितना हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू होती है +1। तब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आएगी और किसके इक्वल आएगी -P के इक्वल। अब अगला देखते हैं 0 कब होगी पोटेंशियल एनर्जी किस पोजीशन पे, जब ये थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री। और हमने मान भी रखा है कि 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिया है हमने रेफरेंस पॉइंट। तो U जब 90 डिग्री होगा थीटा 90 डिग्री, तब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0। तो U हो जाएगा 0 जब थीटा 90 लगेगी, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी जब भी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी एंगल पे रखते हैं। मैक्सिमम कब होगी, अब जब ये मैक्सिमम होती है तब ये होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो जब यहाँ पे हमने रखा इलेक्ट्रिक डाइपोल को, ये हो जाएगी -q, ये हो जाएगा +q, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो -q से +q की तरफ हो जाएगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन ये हुई, इसके ऊपर फोर्स इधर, इसके ऊपर फोर्स इधर। अब यहाँ से अगर मैंने इसे घुमाने की कोशिश की, थोड़ा सा ऐसा रोटेट किया, तो वापस ये फोर्स इसके ऊपर टॉर्क लगा के इसको अपनी इनिशियल पोजीशन पे लेके जाएंगे। इधर घुमाया तो भी इसकी इनिशियल पोजीशन पे लेके जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी ये किस इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, नेट फोर्स तो 0 है, वो किस इक्विलिब्रियम में है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो जब थीटा 0 होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में आएगा। अब देखते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब आएगा। अच्छा, इसको रोटेट कर दो, प्लस चार्ज इधर रख दो और माइनस चार्ज इधर रख दो। तो अब जो फोर्स आएंगे इसके ऊपर, एक फोर्स इधर लगेगा और दूसरा फोर्स इधर, क्योंकि +q के ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और -q के ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लगेगा। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा भी रोटेट किया तो ये अपनी पोजीशन को छोड़ के ऐसा हो जाएगा। अगर इधर रोटेट किया तो ऐसे घूम जाएगा। मतलब अपनी इनिशियल स्टेट में ये इलेक्ट्रिक डाइपोल आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। अगर अपनी इनिशियल स्टेट में ये डाइपोल नहीं आ रहा है, मतलब ये किसमें है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब यहाँ पे हम बोलेंगे जब थीटा 180 डिग्री होता है तब ये होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो किस किस पोजीशन पे इसका इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, इसके बारे में हमने देखा। और यहाँ पे अगर बात करें 90 डिग्री पे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है 0। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपने अपन ने क्या पढ़ा, टॉर्क कितना लगता है किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, फोर्स कितना लगता है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होती है, और एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर रखते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर। अब हम चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। तो हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसे फटाफट कंप्लीट करते हैं। हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, जो भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो हो जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड are called electric field
लाइंस, इन्हें क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो हम पढ़ते हैं अगला प्रॉपर्टीज ऑफ जरूरत क्यों पड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को? क्योंकि हम देख नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर होता क्या है। तो हमें इन्हें ग्राफिकली हमने इन्हें बना लिया और हमने ये फाइंड किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि दे ऑलवेज जनरेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होगी। और दूसरा क्या होगा? नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा टर्मिनेट होगी। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होती है और टर्मिनेट कहाँ होती है? नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज से जनरेट हुआ, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हुआ। अगला प्रॉपर्टी होगा इसका tangent on electric field lines, tangent on electric field gives us direction of electric field at that point। तो जो भी टेंजेंट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे वो हमें क्या दे देगी? उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। जैसे कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो, कैसा ये कर्व हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व में भी हो सकती है। तो अगर इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस टेंजेंट पे हमें क्या मिलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर हम उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट हमें देगी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो ये हो गया इसका सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, each other। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, कभी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर बाई चांस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर देती है तो क्या होता है? देखो, अगर इस सिंगल पॉइंट पे देखें तो हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक तो इस कर्व के लिए और एक इस कर्व के लिए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक सिंगल पॉइंट के लिए कितनी हो गई? 2। अब एक सिंगल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो, ये पॉसिबल है? नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, फोर्थ प्रॉपर्टी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्स लूप्स। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से लूप नहीं बनाएगी, कहीं पे गई यहाँ से और वापस यहीं पे आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या नहीं बनाती है? लूप्स नहीं बनाती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी कि किसी भी कंडक्टर के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगी तो हमेशा नॉर्मली जाएगी। कैसे जाएगी? नॉर्मल। जैसे कि ये कंडक्टिंग स्फीयर हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो इसके क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्मली यहाँ पे जाएगी या आएगी, कभी भी किसी दूसरे एंगल पे ये कभी नहीं जा सकती है। ये रॉन्ग इसका डायग्राम होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या होना चाहिए? किसी भी कंडक्टर के नॉर्मल होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
electric field lines are always perpendicular to a conductor। ये क्यों होता है? क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। और एक बात और ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी किसी कंडक्टर को क्रॉस नहीं करेगी। जैसे यहाँ पे कोई कंडक्टर है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई, तो ये कभी भी इस कंडक्टर को क्रॉस करके इधर नहीं जा पाएगी, यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी। ये होगा इसका अगला प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो आप लोगों ने समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। अच्छा, एक और बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी क्राउडेड होगी, क्राउडेड होने का मतलब क्या है? ये कोई पॉइंट है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकल गई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर चेक करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्राउडेड है। अब इतना ही एरिया अगर यहाँ पे ले, यहाँ से इतनी सारी लाइंस क्रॉस हो रही थी और यहाँ से कम नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस हो रही है, तो यहाँ पे जो क्राउडनेस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो कम हो गई है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी? स्ट्रेंथ भी कम होगी। तो जितना क्राउड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। और जैसे ही क्राउड कम हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। तो ये जितना क्राउडनेस बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितना इसके ऊपर डिपेंड करती है, जितनी यहाँ पे क्राउडनेस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो ये सारी प्रॉपर्टी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की, फील्ड लाइंस की। अब एक दो क्वेश्चन हम बना के देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे कि अगर हमने दो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रख दिए, एक पॉजिटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना है। कैसे बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होगा और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जाना चाहेगी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जाना चाहेगी, पर कंडीशन क्या है कि दोनों एक दूसरे को कट भी नहीं कर सकती। अब क्या होगा? लड़ाई होगी। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना स्ट्रेंथ इसका है उतना स्ट्रेंथ इसका है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से भी जाना चाहेगी और इधर से भी जाना चाहेगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी? स्टेप्स। तो बना क्या है अपने को? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाना है। अब अगर एक पॉजिटिव चार्ज दे दूं मैं, एक नेगेटिव चार्ज दे दूं, अब बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ड्रॉ करो, तो पॉजिटिव से तो क्या होता है? जनरेट होता है, ये जनरेट कर दिया हमने। और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होती है, तो ये टर्मिनेट कर दिया। अब यहाँ से जो जनरेट होगा ये बोलेगा कि हम टर्मिनेट कर लेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होकर कहाँ चली गई? नेगेटिव चार्ज पे। यहाँ से भी पॉजिटिव से नेगेटिव पे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और इस एरो का ध्यान रखना, एरो किधर लगाना है? नेगेटिव चार्ज की तरफ और पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ। तो अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखा तो इस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएगी। अगर हम स्ट्रेंथ कम ज्यादा कर दें, स्ट्रेंथ कम ज्यादा कैसे करेंगे? एक तरफ मैंने बोल दिया कि यहाँ पे +2Q चार्ज है और यहाँ पे Q चार्ज है, तो अब क्या होगा? अब यहाँ की स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब इधर का फील्ड थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कैसे होगा? 2Q चार्ज के कारण AC और Q चार्ज के कारण AC। ये बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये दूर तक जाएगा इसका इफेक्ट, और इसका इफेक्ट इतना कंपैरेटिवली दूर तक नहीं जा पाएगा। ये बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब एक की स्ट्रेंथ बढ़ा है। अब यहाँ पे अगर स्ट्रेंथ बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? देखो यहाँ पे मैंने बोल दिया ये +2Q है, तो इधर केवल -Q है। तो अब +2Q से दूर की तरफ शिफ्ट हो
हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ से भी ये तो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से तो जनरेट ही होना है, तो यहाँ से दूर की तरफ, तो यहाँ पे टर्मिनेट हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाते हैं ये समझ में आया। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सर फिर कैसे बनेगा, ये तो सारे कर्व आए। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक चार्ज की यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड ले लेंगे। अब इसके ऊपर पॉजिटिव 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 चार्ज दे दिया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हमेशा इससे दूर की तरफ होगा, और इसी टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हम बोलते थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप लोगों को समझ में आया हमने कैसे करना है क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। ठीक है, हमारा आज का लेक्चर यहीं पे अपन कंप्लीट करते हैं। अगले लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद में इसी के एप्लीकेशन गॉसियस लॉ की तरफ हम रुख करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।